our young storytellers are ready to take you to the magical journey. Filled with talking animals, brave eagles, life lessons, and happy hours. लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब भी वो कोई भी एग्जाम देता उसके हमेशा बहुत कम नंबर आते। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि टीचर भी बहुत निराश हो जाती। एक दिन अर्जुन बहुत निराश हो गया और अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैं कोई भी टेस्ट देता मेरे घर में तो कम नंबर आते, सारे बच्चे मेरे से आगे हैं। माँ मुस्कुराई और एक कांच का गिलास ली, उसके अंदर पानी भर के अर्जुन को दी और बोली, बेटा अर्जुन जरा इस गिलास के पानी को खेत तक तो ले जाना। अर्जुन ने ध्यान से गिलास को पकड़ा और धीरे धीरे खेत तक लेके गया। जब अर्जुन वापस आया माँ ने पूछा, बेटा अर्जुन जब तुम जा रहे थे खेत में तुम्हें कोई गाँव वाला देखा? अर्जुन ने बोला, नहीं माँ मेरे को कोई गाँव वाला नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कांच के गिलास में था। माँ ने बोला, इसी तरह बेटा जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे कांच के गिलास में था वैसे ही तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य की ओर हो तो तुम्हें ना कोई चिढ़ाया पाएगा और ना तुम्हें कोई रोक पाएगा। अर्जुन को बात समझ में आई और उसने ठान लिया कि अब वो अच्छा करेगा। अर्जुन पैदल होने लग गया पहले से। एक दिन अर्जुन ने पूरे स्कूल में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर ली और जो बच्चे अर्जुन का मजाक उड़ाते थे वह बच्चे अब अर्जुन से सीखने लग गए और जो टीचर अर्जुन से निराश होती थी वह टीचर अब अर्जुन से की तारीफ करने लग गई। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये मायने नहीं रखता है कि लोग क्या बोलते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर है तो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू। हमने 5 मिनट एक बार एक जंगल में 5 मिनट जा रहे थे, तभी उनके सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें 3 मिनट गिर जाते हैं, बाकी बचे ऊपर 2 मिनट। उसमें से 2 मिनट रहते हैं वो बार-बार को फोर्स करते हैं कि अब तुम नहीं चल पाओगे ऊपर क्योंकि अभी बहुत ही गहरा गिरता है, पर वो चलने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी उनमें से 2 मिनट रहते हैं वो जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं, पर वो जो तीसरा वाला होता है वो अभी भी चलते जा रहा था। फिर वो जो कोने बैठे होते हैं वो बोलते हैं, अब तुम नहीं चल पाओगे, अब तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, अब हमारी पूरी जिंदगी गई निकलेगी। तो वो चढ़ता गया पर उसे किसी की नहीं सुनी और वो चढ़ने की कोशिश करता गया और वो ऊपर चढ़ गया। सब उसे सारे मिलकर हैरानी से देख रहे थे कि तुम कैसे ऊपर चढ़ गए, मैं तो नहीं चढ़ पाया। तो तभी एक लड़के ने बोला कि तुम कैसे चढ़ गए, ये दोनों नहीं चढ़ पाए तो तुम कैसे चढ़ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो पहला। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपके जीवन में भी आपको बहुत सारे लोग मिलते आएंगे पर आपको उनके ऊपर ध्यान रखकर आपके ऊपर ध्यान रखना है। थैंक यू। How did Zero become a hero? Once there was a great mathematician. He called all the couples for a meeting. Everyone came. 9 insulted Zero in front of everyone. So Zero got very sad. After 4 days, the mathematician called all the numbers for a meeting.
He what are you making for the animals? Then he think I will make a potion of herbs and berries. Then he made a potion of herbs and berries and bring to the election. All the animals bring something. Elephant bring a pile of fruits and peacock bring a dazzling jellies and lion bring a golden crown. But when Rory gave him a portion of herbs and berries, lion laughed and said, "Oh, funny little rabbit, with funny little water." Then Rory said, "This is a portion of herbs and berries which keep you energized and happy." Then all the animals drank the potion and get energized and happy. They forget about the election and playing, laughing together. But Rory saw Hunter's group is approaching. He said, "All the animals, please act you are sleeping." All the animals act like they are sleeping. When the hunters came, they said, "Oh, poor animals, they are dead already. Let's go anywhere else." Then all the hunters gone ahead and Rory said, "Now you can get up." And all the animals get up and said, "You are the real hero of us." Then Rory became the king. Under his rule, all the jungle became peaceful and happy. The moral of the story is, if we are tall or strong, we are not shocking. If we are clever and wise, we. Once upon a time, there were tigers who were climbing a brown and dry hill. This one of the tigers said, "Then I'm so tired." Then the second tiger said, "Oh yes, it's a very hot weather." Then they saw a tree. The first tiger said, "Oh, see, it's an apple tree. I like juicy red apples." But the second tiger said, "No, it is a pear tree. I like yellow pears." But when they walked near it, they saw there were no apples and pears either. In fact, there were no fruits. Then the two tigers said, "Oh, this is a useless oak tree." But then it started raining very heavily. So they sat under the oak tree. Then the rain started heavily and heavily. But the oak tree was like a big umbrella, so they don't get wet. Suddenly, they started feeling cold. The first one said, "Oh, it's so cold. Let me get some wood to start a campfire." But luckily, there were so many old branches under the oak tree. So they started a campfire. And when they felt sleepy, so they slept under the oak tree. The rain was continued till the morning, but they were comfy and well. So the moral of the story is, every creature that made by God are useless. Everything has something special and unique feature in it. So you should always trust on God. Thank you. Do you like history, magic? Once upon a time, there was a small house in the forest. Every day, they used to play together in a particular spot. They were all friends. One day, the lion and the mouse were playing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the mouse saw one, they all thought they played.
my story has a sad ending. So let's start from the beginning. Once upon a time, there was a people. The people was very nasty and impolite. He always used to boast about his beauty. One day, the people met a young king. The king was very smart and advanced, but also humble and polite at the same time. When the peacock saw the people worshipped about her beauty and said, "Oh, look at my feathers, they are so colorful and beautiful. Look at this, they are so ugly and colorless." So now it's time to get married. Here we go. The peacock, upon hearing this, said, "June, I understand your beauty, but you feathers are the just enough to do that." The people was upset at his opinion, but he learned his lesson. From that day on, he never questioned about his beauty. The people said, "Maybe beauty and fat are traveling." And from that day onwards, they both admired each other and became the best of friends forever. So the moral of the story is skills and beauty can coexist with happiness. Thank you and have a nice day ahead. As you all know about Cinderella, her stepmother and sister, who always give her work to do and never let her go outside the house. One day comes the prince for inviting them to the ball party. Cinderella also wanted to go, but her stepmother did not allow her. Cinderella was sad. Then comes the fairy, and with her magic, she gave Cinderella a beautiful outfit and made all the arrangements to go to the ball party and told her to come back at 12 o'clock. And do you know what happened after that? The next morning, when the prince came with the shoe to find Cinderella, the shoe didn't fit her at all. Because life doesn't change overnight with magic. You need to work hard towards your goals and dreams to change your life for better. Thank you. Have a nice day ahead. जिसका नाम है हाजी का लड़का। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक मालिक और उसका गधा रहता था। उसका गधा और आलसी था और उसका मालिक बहुत मेहनती था। एक दिन जब उसका गधा नमक लेके आ रहा था, वो गधे की रोड पर उसने और उसे नमक लेके चल रहा। एक दिन जब वो नदी पार कर रहा था, तभी गधे से उसका पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर गिर गया। उसकी तरफ सारा नमक भूल गया और उसने कहा, "अरे बाप, मैं आराम से इसको लेके जा सकता हूँ।" ऐसे करके जब उसका मालिक आया और उसने कहा, "अरे इसका वजन इतना कम कैसे हो गया?" उसको कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसने फिर से देखा कि वो जब उसने देखा कि जब उसका घोड़े का पीछा करके देखता हूँ ये क्या कर रहा है। फिर जब उसने घोड़े का पीछा किया और उसने देखा कि वो जानबूझकर ऐसा करता है तो उसको सब कुछ समझ आ गया। फिर अगली सुबह उसने नमक की लकड़ी जल्दी रखी और उसने से फिर जब वो जानबूझकर पानी के अंदर गिरता है उसके साथ फिर वो ज़्यादा वजन के कारण वो नहीं चल पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। फिर जिससे से करके बाहर और उसको मालिक आया, उसने कहा, "देखो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, मैं किसी को बोल नहीं बनाता हूँ और अपने काम को अच्छे से करना चाहिए।" और इस तरह से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी मेहनत से ही करना चाहिए। थैंक यू। जीवन एक भूल है। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसने कुछ गलती कर दी, उसकी वजह से उसकी माँ
दीवार में से हर कोई भाग गया। वहाँ एक दूर बड़े पहाड़ चोटी पर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आवाज दूर सी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी अजीब धुन सुनी थी जो उसी के साथ और उसी की आवाज को दोहराए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बच्चा डर सा गया और वह जल्दी से डर से भागने लगा, जितनी जल्दी हो सके। वह बच्चा घर में जाकर बताने लगा कि माँ 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 पहाड़ी ना जंगल की पहाड़ी वहाँ घूमते हैं जो मैं सुना तो मैं बहुत चिल्लाने लग गया कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम मेरे जैसे बोल रहा था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सब कुछ समझ गई और उसकी माँ ने कहा कि बेटा उस पहाड़ पर वापस जाओ और चिल्लाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चे ने सोचा वो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन हो गया और पहाड़ पर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं कुछ इस बार कुछ अलग सा हुआ, वही आवाज और वही बात वापस गूंजी, पर इस बार बहुत प्यार से। वह बच्चा खुश हो गया और जल्दी से अपनी माँ के पास गया और बताने लगा कि माँ माँ तुमने सही कहा, वो तो भूल गया। अब इस बार ये नहीं बोल रहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इस बार तो वो बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ ने बोला, देखो बेटा, यह जीवन एक मूर्छ की तरह है, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वही फल तुम्हें वापस मिलेगा। इसीलिए जैसे व्यवहार की अपने आप से अपेक्षा रखते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। धन्यवाद। बहुत सारे पहले की बात है। एक साथ किनारे एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक बच्चा बैठा था जिसका नाम था गुरु। वो बड़ा होशियार और दयालु था। एक दिन बगीचे आया एक क्रोकोडाइल जिसका नाम था बबलू। वो बड़ा मोटा और भूखा था। बच्चा से कुछ सीखने के लिए ऐसे ही वो क्रोकोडाइल उससे भी किया गया। ऐसे ही उसका सीखने की कोशिश। एक दिन बच्चा से कुछ समय उसके घर में जाते थे। उसके साथ उसकी बीवी को वो फल खिलाया। उससे बोला, ये फल मेरी प्रेम है, तो इसे अद्भुत साधन का दिल की साधन होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। उसकी बीवी कर देगा। तब उस बचपन का दिल आया। वो पेड़ के पास गया और बोला, हे बंदर, तुम मुझे पीछे पीछे कैसे जाती हो? उसने मेरी बीवी को पकड़ाने के लिए एक ताला होती है। आओ मेरे साथ। बंदर तुरंत राजी हो गया और उसकी बीवी पे बैठ गया। आगे उसने बाकी भी अपनी सच्चाई बता दी। जब बंदर ने सुना तो बहुत चौंका। फिर उसे देखकर घबराई और बोला, उसकी छोटी सी जान को पहले बता रहा था। मेरा बड़ा तुमको पेड़ नहीं छोड़ाया, मैं बता दिन पेड़ रखा हूँ। वो तो वापस हो गई।
बहुत मस्ती की, बहुत मजा। और शाम चीकू की, चीकू क्या खाना चाहता था? चीकू दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खुली नहीं आया। चीकू डर गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तभी चीकू को एक शीशा मिला। शीशे पर लिखा था, बाहर जाने में तो एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था कि आखिर यहाँ क्या मिला? चीकू सोचने लग गया, मैंने तो यार कुछ नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं सीखी, मैंने कुछ नहीं सीखा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तभी चीकू ने उन किताबों में से एक किताब पकड़ लिया। जगराना सो एक खाली घर है, एक जंगल से कुछ पेड़ों जो हंसते खेलते जा रहा था। अभी उनमें से दो मेढक एक कुएं में गिर गए। बाकी सारे मेढक उस कुएं के आस-पास इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि वो वहाँ बहुत गहरा था। उन्होंने वो मेढकों से कहा कि तुम इस कुएं से नहीं निकल पाओगे, तुम कोशिश मत करो। उन दो में से जो एक मेढक था, उसने अपने साथी की बात सुनके हार मान ली। लेकिन जो दूसरा मेढक था, वो कोशिश करता रहा और अपने साथी को देखकर और तेजी से कोशिश करने लगा। वो कोशिश करता रहा और आखिर में उस कुएं से बाहर निकल आया। उसको उस कुएं से बाहर देखकर उसके साथी हैरान हो गए कि ये इतने गहरे कुएं से कैसे निकला। इस कहानी का राज है कि जो मेढक उस कुएं से बाहर निकला था, वो बहरा था। उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। उसको लगा कि उसके साथी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम इस कुएं से निकल जाओगे, कोशिश मत हारो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनकी बात ना सुन के उस मेढक के जैसे बेड़ा बन जाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहना है। धन्यवाद। The ant and the dog one more day, and the ant was searching for some water. After walking around for some time, she came to a stream. To reach the stream, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell into the water. She could have run if her dog up on her body had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dog quickly plucked off her leaf and dropped it down in the water near the struggling ant. The ant moved toward the leaf and landed there. Soon it carried her safely to the background. Just at the time, a hunter nearby threw his net toward the bird, hoping to grab it. Guessing what he was about to do, the ant quickly biting her on the leaf. Feeling the pain, the hunter dropped in his net. The dog quickly fly away to safety. Moral of the story is, one good turn deserves another. Thank you. It is not a real story, but it's a great writing. Once upon a time, there was a little girl who wore a red hood everywhere she went. People simply called her Red Riding Hood. One day, her mother packed her a basket of bread and told her to go to a sick grandmother who was deep in the forest. Go straight. Don't talk to strangers. Red Riding Hood nodded and followed her on the path to the trees. But not so long into the walk, a large raven stepped out of the bushes. Hey, little girl, where are you going? Red Riding Hood froze. To my grandmother's house, she said, scared but careful. The wolf knew that the old grandmother did, so the wolf ran. Red Riding Hood, suspicious, ran in the cottage. But when she reached there, something was wrong. The door was left half open, the fire was cold, and her grandmother's voice was odd. Red Riding Hood collapsed in tears. After that, the husband
this, just in case someone else ever tried to be a hero again. Thank you. एक बार एक टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने शहर जा रहा था। शहर का रास्ता बहुत दूर था तो उसने एक जगह आराम करने का सोचा। वहाँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और थोड़ी देर में वहाँ कैबिन में सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे हुए बंदर नीचे आए और टोपी वाले की गलती से सारी टोपियां ले ली। तभी थोड़ी देर में टोपी वाला उठता है और देखता है कि उसकी गलती खुली हुई है और उसने एक भी टोपी नहीं है। वह ढूंढ देखता है तो उसको अपनी टोपियां कहीं नहीं दिखती हैं। फिर वह ऊपर देखता है कि बंदर ने उसकी टोपी पहनी हुई है। वह सोचता है कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में बुद्धि आती है और वह अपनी टोपी नीचे फेंक देता है। बंदर भी उसकी नकल करते हुए अपनी टोपी नीचे फेंक देते हैं। तो फिर टोपी वाला खुश हो जाता है और जैसे ही वो बंदर के द्वारा मिलाए हुए टोपी को उठाने जाता है तभी पीछे से एक बंदर आके उसकी टोपी वाले के द्वारा मिलाए हुए टोपी को भी उठा लेता है और फिर उसके बाद पेट पे चढ़ जाता है। तभी टोपी वाले के हाथ कुछ ले लेके वो बाकी बंदर को देता है। बंदर फिर उसको अपनी टोपी वापस कर देता है। फिर वह टोपी वाला अपनी सारी टोपियों को डालकर वापस शहर की ओर चला जाता है। धन्यवाद। प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है। इसके लेखक ऋषि शर्मा है। धन्यवाद। एकदम से हाथी आया और पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तुम इतनी उदास से क्यों बैठे हो? शेर ने बोला, अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा इतना फोन देखता है कि एक उसकी आंखों में जल्दी नजर लगी और मैं रोने लग गया। जब मैं उसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि इसे थोड़ा मोटा चश्मा लग चुका है, अब आप जा सकते हैं। पर मेरा बेटा एक महीना भी नहीं हुआ है, तो फोन देखने में मस्त रहता है। जब एक बार शेर हाथी को बता रहा था, तभी हाथी का बच्चा भी शेर के बच्चे के साथ फोन देखने बैठ गया और एकदम से हिरण ने चिल्लाया, भागो भागो, शक्कर शिकारी आया है, हमको पकड़ के ले जाएंगे, मैं तुमको ऊंची ऊंची बातों से रुकवाऊंगी, भागो भागो। शेर का बच्चा तो फोन देखने में मस्त था। शेर और चिल्लाते चिल्लाते भागे, पिंटू बंटू पिंटू बंटू, तब गए दोनों तो फोन देखने में मस्त थे और एकदम से शिकारी आए और उन्हें पकड़ के ले गए। जब वह दोनों पानी के उठे, उन दोनों ने देखा कि वह दोनों तो सर्कस में पहुंच चुके हैं। वह दोनों पुकारने लगे, पापा पापा पापा, उन्हें तो बुलाने वाला था और वह दोनों हमेशा के लिए उसी सर्कस में फंस जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा फोन नहीं देखना चाहिए। इससे सिर्फ हमारी आंखों पे नहीं, हमारे दिमाग और हमारे ध्यान पर भी असर पड़ता है। मैंने एक बंदे की बात थी, एक किसान रहता था, उसका नाम था रामू। एक वो दोनों रोज पानी लेकर आता था। उसके पास दो मटके थे, एक मटका टूटा हुआ था, बिल्कुल सही था। एक दिन जब वो पानी लेके आया तो फिर पानी लेके आया तो फिर
दूसरा लड़का बोला कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो मैं तो पूरा खराब हो रहा था करके। तो फिर दूसरा लड़का बोला कि तुमने आधा पानी लेके आए, मुझे देखो मैं तो इतना सारा पानी लेके आया था। ये सुन के मटका रोने लग गया। जब पानी का बोला कि क्या हुआ मटके, तो फिर मटके ने बोला मेरे तो कोई काम नहीं आई, मैं क्या ही करता। जब देखो जब मेरे से पानी गिरता रहता है, पानी ने भी बोला कि ये जब भी तुम्हारा पानी गिरता है तो फिर अपनी पौधों में चला जाता है। मैं कहूँ ये स्टोरी it's a real story written by Sylvia Stone. She wrote novels and experience. Let's start. Mama loved them broccoli. She put them all on the wall and said, "We all will eat one every day." The day before came out from school, I was very hungry. There was nothing to eat in the house. Mama left to go. She was in the house. Then I became bored. The box of laddu, the box of laddu. What should I do now? I put the pan on the box. I put on the box of laddu. I put the box. So I ate 3 laddus from my own. I was very hungry. All the laddus in the box. I was scared when Mama came. Could she spank me? When Mama saw she was also very hungry, she took down the box of laddus and saw found that there were many laddus. She said, "All 3 sisters, you eat them." I didn't die. I was very hungry. As soon as they were about to eat enough food, my sister started to cry. Seeing me cry, my sisters also started to cry. Mama lies still here. Mama had all 3 of us, and together we made more laddus for one and celebrated the birth of the family and playing the story with the twins. So let's start. Once upon a time, 2 foxes were rolling around. After some time, they felt hungry. They went in search of food, but could not find any food nearby. At last, they reached a barnyard. Fox said, "Oh, here comes Green. You look very juicy and fatty." Fox replied, "Yes, friend, let us have those." Eggs were too large. They just again and again, but all the efforts were useless. They were very scared. After some time, Fox once said, "Vincent, it seems to be getting us starved. If we serve them, we eat them." But there was not much to happen. We will also eat them. Fox replied, "Come on, dear Fox, let's try another thing." Fox took his handful of lemon syrup and ordered a sweet juicy bunch of grapes. After some time, ordered for